हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि आप लोगों का डिमांड था ज्योग्राफी का क्लास भी, तो ज्योग्राफी का हम लोग देखेंगे। छठा क्लास से स्टार्ट करें, छठा सतवा आठवां 9वां 10वां 11 12, ये टोटल हम लोग कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम आपको बता दें कि ज्योग्राफी में जो सवाल पूछे गए हैं आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप टीचर का एग्ज़ाम देते हैं या सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं तो कम से कम 10 सालों में जो पूछा गया प्रश्न है उसका ज़रूर एक बार स्टडी करिए, मूल्यांकन करिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि एससीईआरटी की किताबें कितना महत्वपूर्ण हो जाती है। हम लोग वहीं देखेंगे एससीईआरटी का 6 क्लास का ज्योग्राफी हो जाता है। यह जो किताबें आपको दिख रहा है हमारा सौरमंडल, हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे इसमें। यह 6 क्लास का ज्योग्राफी है ना। 6 क्लास का आपका एससीईआरटी का किताब हो जाता है। सर्व शिक्षा अभियान की किताबें हैं बिहार सरकार का। इसे बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, एकदम बेसिक जो ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को देखा जाए तो साइंस ही कहा जाता है। ज्योग्राफी बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है। ज्योग्राफी है बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसको समझने में भी बड़ा आसानी होता है। और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं अगर एक बार अच्छे से अध्ययन किया जाए तो प्रश्न नहीं छूटेगा। 3.0 के लिए और 4.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके 3.0 के लिए या 4.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और 70 बीपीएससी के लिए आप लोग देखेंगे यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं 70 बीपीएससी का। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला अध्याय हो जाता है हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल हम लोग इसको थोड़ा सा छठी क्लास तक ही नहीं बल्कि थोड़ा सा विस्तृत रूप में हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जहाँ से प्रश्न टकराए, जहाँ से प्रश्न आए और संभावना जो प्रश्न बनता है उस पर भी हम लोग एक बार जिक्र ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे हमारा सौरमंडल। पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल्स में इसको बताने की कोशिश करेंगे, है ना। वो बताएंगे सूरज को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सूरज से कहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है ना। सौरमंडल जो हम लोग पढ़ते हैं तो सौरमंडल के मुखिया के बारे में और बहुत सारे जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में, धूमकेतु के बारे में, सबके बारे में हम लोग डिटेल्स में कोशिश करेंगे पढ़ने का, है ना। ये छठी क्लास की किताबें हैं और छठी क्लास की किताबों में उतना पूरा डिटेल्स नहीं दिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ तक ले जाए, ठीक है। तो बाकी और भी सारे क्लास हैं, वहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या कहता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। गोविंद एक लड़का रहता है जो अपने पिताजी से सवाल करता है। पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। पहले चीज़ों को समझिए, यही तो चीज़ है जो बेसिक जो सवाल है, जो कॉन्सेप्ट लेवल का होता है ज्योग्राफी में, यही सवाल पूछे जाते हैं। इसी से उठा के आपको दे देगा। अगर आप पढ़े रहते हैं, समझ में विकसित अगर आपके पास है तो प्रश्न जरूर बन जाएगा। कहता है कि दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? पहला सवाल, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? फिर कहता है कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? पिताजी बोले आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है, ठीक है। और कहता है कल हम लोग तारा मंडल घूमने चलेंगे, वही तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएगी। आगे देखिए, कहता है यहाँ पे अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारा मंडल पहुँचा। पटना में भी तारा मंडल है, आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं। और वहाँ पे जो बड़े नए जो तकनीक लगाए हैं, जर्मन के द्वारा लगाए गए हैं, अभी तुरंत ही स्टार्ट हुए, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा परिवार है उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया, है ना। हम लोग देखते हैं यहाँ सूर्य सौर परिवार का मुखिया, सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे में आप देख सकते हैं सूर्य जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सौर परिवार का, है ना। सौर परिवार का क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं। जैसे एक परिवार में आप देखते होंगे बहुत सारे सदस्य होते हैं जिसका कोई ना कोई एक मुखिया होता है, उसी तरह हमारे सौर मंडल का एक मुखिया है जिसको हम लोग
क्या कहते हैं? सूरज कहते हैं। और सूरज जो है क्या हो जाता है? यह सौर मंडल का जन्मदाता हो जाता है ना। सौर मंडल का जन्मदाता हो जाता है। जन्मदाता किसको? सूरज को कहते हैं। सूरज को हम लोग तारा भी कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा, सूरज एक तारा हो जाता है। सूरज क्या है? एक तारा है। ठीक है। जैसे में अगर मानते हैं कि हम लोग इसे सूरज मान लें थोड़ा देर के लिए, अगर हम लोग इसको सूरज मान लेते हैं, है ना, अगर हम लोग इसको सूरज मान लें तो सूरज का जो वाह्यतम भाग होता है, सूरज का जो वाह्यतम भाग होता है जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं, और यह सूरज ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। ठीक है, सूरज का जो वाह्यतम भाग जो है, बाहरी को जो भाग हम लोग देखते हैं वाह्यतम भाग, इसको हम लोग कोरोना कहते हैं। कोरोना एक बीमारी भी आया हुआ था, है ना, इससे भी आपको याद रहेगा। सूरज का वाह्यतम भाग जो है, वाह्यतम भाग जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं, और यह दिखाई जो देता है, आँखों से जो दिखाई देता है, वो होता है सूरज ग्रहण के समय, है ना। सूरज ग्रहण के समय यह दिखाई देता है जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं। इतना याद रखिएगा। एक चीज़ और भी है, कभी कभी देखिएगा, उसको मिटा दिया जाए, यहाँ पे कभी कभी देखिएगा तारामंडल से जो परमाणुओं का जो एक गति है ना, परमाणुओं का एक तूफान जिसको कहते हैं, परमाणु का जो एक तूफान है ना, इतनी वेग से निकलती है, या इतनी वेग से निकलती है कि सूरज के जो आकर्षक शक्तियाँ हैं उसको पार करके अंतरिक्ष में चली जाती है ना। क्या करती है? यह जो है, यहाँ से हम लोग देखेंगे कभी कभी प्रकाश मंडल की परमाणु की तूफान जो हम लोग जो देखेंगे, उसकी गति इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि सूरज की जो आकर्षक शक्तियाँ जो है ना, सूरज की जो आकर्षक शक्तियाँ इसको पार करके यह सीधे सीधे कहाँ जाती है? अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती है ना, अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती है। याद रखिएगा। और ये अंतरिक्ष में जो प्रवेश कर जाती है उसे ही हम लोग सौर ज्वाला कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। याद रखिएगा, है ना। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। मुझे लगता है याद हो गया होगा। कभी कभी क्या है, कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का जो तूफान है बहुत ही तीव्र गति से, यानी कि सूरज की जो आकर्षक शक्तियां हैं उसको पार करके सीधे अंतरिक्ष में पहुंचती है, उसे ही हम लोग सौर ज्वाला कहते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो प्रकाश मंडल है ना, कभी कभी क्या होता है कि प्रकाश मंडल से परमाणु का जो तूफान जो है, यहाँ पे परमाणुओं का जो तूफान है, यह वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। क्या करती है? वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। याद रखिएगा। कभी कभी प्रकाश जो यहाँ पे कभी कभी प्रकाश जो मंडल है, यह वायुमंडल में तीव्र गति से, परमाणु का जो अणु है तीव्र गति से बढ़ते हुए यह वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है, और इस वायुमंडल में हवा के कणों से टकरा करके रंगीन प्रकाश का निर्माण करती है। जैसे हम इसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में भी देख सकते हैं। अगर हम लोग उत्तरी ध्रुव की बात करें, है ना, अगर हम लोग इसमें उत्तरी ध्रुव की बात करें तो उत्तरी ध्रुव में इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव में हम लोग इसको, है ना, उत्तरी ध्रुव में हम लोग इसको ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं। ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं। याद रखिएगा, बोरियालिस, है ना, ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। कब? उत्तरी ध्रुव में। और दक्षिणी ध्रुव में हम लोग इसको, यहाँ पे देखिए, इसको दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं। ऑस्ट्रालिस, है ना, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं इसको। ठीक है। और सौर ज्वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था, सौर ज्वाला जो है, अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, सौर ज्वाला, है ना, सौर ज्वाला जहाँ से निकलता है,
सौर ज्वाला जहाँ से निकलता है वहाँ पे एक काले जो धब्बे हैं, आप देख सकते हैं काले धब्बे जो होते हैं, काले धब्बे, है ना, काले धब्बे जैसा दिखाई देता है। सौर ज्वाला जहाँ से निकलता है वहाँ के भाग को आप देखेंगे तो काले धब्बे की तरह दिखाई देता है, जिसको हम लोग सौर कलंक कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सौर, है ना, सौर कलंक कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं हम लोग? सौर कलंक कहते हैं। यानी कि सौर ज्वाला जहाँ से निकलता है उस पार्ट को, अगर उस भाग को आप देखेंगे तो ब्लैक धब्बे की तरह दिखाई देता है, जिसको हम लोग सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, सौर कलंक हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग सूरज के बारे में पढ़े। जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न तो यहाँ से भी आते हैं आपके, है ना। सौर मंडल में सूर्य से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कुछ चर्चा अभी हम लोग कर देते हैं, जैसे सूर्य के बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो सूर्य है, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी भी कभी पूछता है और पृथ्वी से अधिकतम दूरी भी पूछता है कि बताइए कितना हो जाता है। अगर हम लोग बात करें कि सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी की अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम लोग न्यूनतम दूरी की बात करें, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी की अगर हम लोग बात करें, है ना, दूरी की बात, तो कितना हो जाएगा? 14.70, है ना, 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। सूर्य से पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी है, याद रखिएगा ये सब सवाल पूछे जाते हैं, है ना। अब हम लोग जो भी अभी पढ़ रहे हैं सब एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम के व्यू से। तो सूर्य से न्यूनतम दूरी की अगर बात पूछ दे तो न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। अगर पूछ दे यहाँ पे कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कितनी है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अधिकतम दूरी कितना हो जाएगा, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो पृथ्वी से जो अधिकतम दूरी है किसका? सूर्य का, वो हो जाता है 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाता है ना। हम लोग न्यूनतम दूरी भी देखा, न्यूनतम दूरी कितना हो जाता है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम दूरी अगर हम लोग देखें तो 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। प्रश्न ये भी आपसे पूछता है कि सूर्य का व्यास कितना है ना। सूर्य का जो व्यास है, सूर्य का व्यास, ये भी प्रश्न पूछा गया है। सूर्य का व्यास, है ना, 13,92,000 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 13 लाख, है ना, 92,000 किलोमीटर हो जाता है। क्या होगा? तो सूर्य का व्यास। यह भी सवाल पूछा जाता है आपसे। बीपीएससी में ये सारे जो सौरमंडल आप पढ़ेंगे, है ना, अगले क्लास में और इससे पूरे डिटेल्स मिले जाएंगे आपको। 6 क्लास में फिर भी कम नहीं है ना। पूछा जा सकता है आपसे कि सूर्य का व्यास कितना है, तो 13,92,000 किलोमीटर हो जाता है ना। एक तो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका कि सूर्य से, यानी कि पृथ्वी से सूर्य की जो न्यूनतम दूरी है आपका 14.70 किलोमीटर हो जाएगा, और अधिकतम दूरी आपका जो होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम लोग सूर्य की व्यास की बात करें तो 13,92,000 किलोमीटर हो जाता है ना। 13,92,000 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए पूछा जा सकता है आपसे, है ना, सूर्य का आयतन कितना है। ठीक है, सूर्य का आयतन कितना हो जाता है, तो देखिएगा पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा हो जाएगा। जब सूर्य का, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जब सवाल पूछेगा कि सूर्य का आयतन बताइए तो कितना हो जाएगा, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पृथ्वी से, है ना, 13 लाख गुना बड़ा हो जाता है। क्या बड़ा हो जाएगा, तो इसका आयतन हो जाता है, इसका आयतन। अगर हम लोग इसमें रासायनिक संगठनों की अगर बात करें, किसमें, सूर्य में, अगर हम लोग रासायनिक संगठनों की बात करें, यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोग इसमें रासायनिक, है ना, रासायनिक अगर संगठन की अगर बात करें तो क्या क्या पाया जाएगा इसमें। सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन की मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा जो हम लोग देखेंगे लगभग 71% है।
है ना। और इसमें हीलियम की अगर मात्रा हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हीलियम की जो मात्रा है, हीलियम की मात्रा देखेंगे तो 26.5% हो जाता है। और अन्य अगर गैस की अगर देखेंगे तो लगभग 2.5% हो जाता है। एक समय ऐसा होगा कि अगर हीलियम समाप्त हो गया ना, तो ये सूरज में विस्फोट हो जाएगा। और जैसे ही विस्फोट होता है ना, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। सूरज ने अपना जीवन जिया है, आधी उम्र वो जी चुका है, आधी उम्र जीना बाकी है। उसके बाद ये सारी जो दुनिया है हमारा, खास करके जो पृथ्वी है, ये समाप्त हो जाएगा। और यही वजह होता है कि आप देखते होंगे, कभी मंगल का खोज करो, कोई अन्य ग्रहों का खोज करो, है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि उसके ख़त्म होने के पहले ही जो अमीर होंगे या कुछ ऐसे लोग होंगे जो वहाँ पे जाकर अपनी जान बचाएंगे। और ऐसा भी नहीं है, कुछ ऐसे भी ग्रह के लोग हो सकते हैं जो ये भी खोज कर रहे होंगे, हो सकता है, संभावना बन रही होगी, है ना। जिस तरह से हम भी अपने बचाव के लिए मंगल ग्रह का खोज कर लेते हैं, कुछ अन्य ग्रहों का खोज करते हैं, अभी भी बहुत सारा खोज बाकी है। अभी बहुत सारा जो खोज का जो सिलसिला है वो चल ही रहा है। उसी तरीके से जो बाहरी बहुत ऐसे बहुत ऐसे ग्रहों का भी अभी तक ये पता नहीं चला, है ना। और वहाँ पे हो सकता है कि जीवन हो, और वो लोग भी खोज कर रहे होंगे जिस तरीके से हमारा प्रयास जारी है ना। तो ये कहा जाता है कि सूरज में अगर हीलियम की मात्रा ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, सूरज विस्फोट कर जाएगा। और उस दिन हमारी जो पूरी जो सभ्यता जो दिख रही है वो समाप्त हो जाएगी, है ना। तो ये क्या होता है, रासायनिक संगठन की यहाँ पे बात हो जाती है। सूरज की अगर आयु की बात किया जाए, अगर हम लोग सूरज की आयु की बात करें, सूरज की आयु कितना है ना, सूरज की आयु कितना हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए 5 बिलियन वर्ष हो जाता है। कितना हो जाएगा, 5 बिलियन वर्ष हो जाता है। 5 बिलियन वर्ष है, 2.5 बिलियन वर्ष इसने अपने जीवन को क्या किया है, लगभग जिया है। कितना हो जाएगा, तो 5 बिलियन वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग देखें कि सामान्यतः जो तारे का जो जीवन है, सामान्यतः तारे का जो स्टार हम लोग जिसको बोलते हैं, तारे का जो सामान्य जो जीवन है ना, तारे का जो जीवन हो जाता है, तारे का जीवन काल की अगर बारे में हम लोग बात करें, है ना, जीवन काल की बात करें, तो यह 10 बिलियन वर्ष हो जाता है। क्या हो जाएगा, 10 बिलियन वर्ष हो जाएगा, है ना। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है इसी में, जो आपसे सवाल पूछा जाता है कि सूरज का जो प्रकाश है पृथ्वी तक कितने देर में पहुंचता है। यह बहुत बार बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है ना। तो सूरज से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यह हो जाएगा सूरज से, ठीक है, सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश आने में टाइम जो आपको लगता है 8 मिनट और 20 सेकंड का लगता है ना, 20 सेकंड का लगता है। कभी कभी 8 मिनट 16 सेकंड भी दिखाता है। कभी एक प्रश्न भी दिया था जिसमें 8 मिनट भी बताया, और वो शायद प्रश्न भी सही था। तो ऐसा नहीं है, अब आपको ये देना पड़ेगा 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड। एससीईआरटी की किताबों में इसका चर्चा होगा 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश की आने में जो टाइम लगाता है, जो समय इसमें लगाता है, वो आपका 8 मिनट 20 सेकंड हो जाता है ना। सूर्य के एक और भी प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाता है सूर्य के प्रकाश की चाल कितना है ना। यहाँ पे देखेंगे सूर्य के प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल कितना हो जाता है। तो प्रकाश की चाल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है ना। सूर्य के प्रकाश की अगर चाल के बारे में हम लोग देखेंगे, पूछा जाता है ये सब सवाल है। 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, है ना। सूर्य के प्रकाश की चाल कितना हो जाता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक और भी सवाल आपसे पूछा जाता है, एक प्रकाश वर्ष, है ना, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, बहुत बार ये सवाल बीपीएससी ने पूछा है।
यह जो सवाल है आपका बहुत बार बीपीएससी पूछ दिया है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है और प्रकाश वर्ष मतलब क्या होता है। तो याद रखिए, प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो सूर्य से प्रकाश द्वारा, लिख देते हैं, सूर्य से प्रकाश द्वारा, है ना, एक वर्ष में तय की गई क्या हो जाता है, दूरी हो जाता है। प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, प्रकाश वर्ष है यह दूरी का एक पैमाना हो जाता है। तो प्रकाश वर्ष का मतलब है सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो तय किया गया दूरी है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर देखिएगा यहाँ पे होता है 9.45 गुने 10 के पावर 13 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 गुने 10 के पावर 13 किलोमीटर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष का ही मतलब पूछा गया है बीपीएससी में कि बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए, सूर्य से प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं और यह दूरी मापने का एक पैमाना है, यंत्र हो जाता है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है ना, आपसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि एक पारसिक जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है ना, पारसिक क्या है, पारसिक जो है, पारसिक यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई हो जाता है। क्या होता है, दूरी की, है ना, दूरी की सबसे बड़ी इकाई हो जाता है, इकाई है, सूर्य की सबसे बड़ी इकाई। एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक पारसिक बराबर आपका होता है 3.6 प्रकाश वर्ष, है ना। क्या हो जाता है, 3.6 प्रकाश वर्ष हो जाता है। अगर पूछ दे पारसिक क्या है, तो पारसिक भी दूरी की सबसे बड़ी इकाई होता है, यह मापक यंत्र हो जाता है। पूछा जा सकता है कि एक पारसिक बराबर कितना हो जाएगा, तो 3.6 प्रकाश वर्ष हो जाता है। आपने प्रकाश वर्ष भी पढ़ा है ना, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.45 गुने 10 के पावर 13 किलोमीटर हो जाता है यहाँ पे, है ना। और यही कहता है कि एक पारसिक बराबर कितना हो जाता है, 3.6 प्रकाश वर्ष हो जाता है। तो ये जो सवाल है इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं। और कम से कम आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिए, है ना, कमेंट्स करिए। आप कमेंट्स पढ़ने के बाद और भी एनर्जी मिलता है और अच्छा भी लगता है ना। और ज़रूर इसे शेयर करें आप अपने साथी संगियों के बीच में, क्योंकि हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं आप ही के वास्ते। तो थोड़ा सा पूरा एनर्जी के साथ आप पढ़िए। हम कोशिश करेंगे कि बहुत बेहतर तरीके से जो भी आपके एग्ज़ाम्स के सिलसिले में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा गहराई में चल के हम लोग पढ़ें, क्योंकि फिर भी हम लोगों ने इस 6th क्लास का जो SCERT की जो ज्योग्राफी की किताबें जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूर कोशिश किए हैं। ठीक है, और भी किताबें जब 7th 8th 9th 10th 11th जब हम लोग जाएंगे तो पूरा डिटेल्स में कोशिश करेंगे वहाँ पे हम चीज़ों को समझाने का, बताने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये पार्शिक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्रह। अगर हम लोग ग्रह की बात करें, जैसे ग्रह की अगर हम लोग बात करें तो आखिर ग्रह क्या है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिएगा ग्रह जो हो जाता है, तो ग्रहों की संख्या कितना हो जाता है, 8 हो जाएगा, है ना। ग्रहों की संख्या क्या हो जाता है, 8 हो जाएगा। जैसे में हम लोग देखेंगे तारों की परिक्रमा करने वाले, है ना, यहाँ पे देखेंगे तारों की परिक्रमा, है ना, परिक्रमा करने वाले तारों की परिक्रमा करने वाले जो हैं, लिख लीजिए, परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को, है ना, आकाशीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, है ना।
इसके बाद हम लोग ग्रह पढ़ेंगे, ठीक है। और ग्रह क्या है, ग्रह की संख्या अगर हम लोग देखेंगे तो 8 हो जाता है। और इसमें कहता है कि तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। अगर हम लोग देखें इसमें, अगर हम लोग इसमें देखें तो देखिएगा इसका अपना प्रकाश नहीं होता। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना प्रकाश जो है वो नहीं होता इसमें अपना प्रकाश नहीं होता, तो फिर चमकता कैसे है। तो याद रखिए, यह सूर्य से प्रकाश लेकर के यह खुद को प्रकाशित करता है और वहीं से वह ऊष्मा भी प्राप्त करता है, ठीक है। जो ग्रह है यहाँ पे, ग्रह जो है यहाँ पे ग्रह देखते होंगे, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है ना। यह जो है सूर्य के प्रकाश से, सन के प्रकाश से क्या करता है, प्रकाशित होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़, प्रकाशित होता है और वहीं से यह ऊष्मा भी प्राप्त करता है। यहीं से क्या करता है, ऊष्मा प्राप्त करता है। अगर हम लोग देखें कि जितने भी ग्रह हैं, अधिकतर ग्रह की अगर परिक्रमा की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखेंगे सूर्य की जो परिक्रमा करता है, जो अधिकतर जो ग्रह है जो परिक्रमा करता है किसका, सूर्य का जो करता है, अधिकतर जो ग्रह जो है आपका परिक्रमा जो करता है सूर्य का, वह हो जाता है आपका पश्चिम से पूरब की ओर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरब की ओर। अधिकतर जो ग्रह हो जाते हैं, अधिकतर ग्रह जो है ना, वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने का उनका जो डायरेक्शन है वो हो जाता है पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन मात्र 2 ही अपवाद है और यही सवाल पूछा जा सकता है। और जो 2 अपवाद हैं, है ना, जो 2 अपवाद हैं जिनका डायरेक्शन आपको होता है पूरब से लेकर के, पूरब से पश्चिम की ओर होता है ना, पश्चिम की ओर होता है। वो 2 ग्रह कौन कौन हो जाते हैं, तो अपवाद में हम लोग देखेंगे, एक हो जाता है शुक्र और दूसरा क्या हो जाएगा, अरुण। अरुण जो है ये ग्रह हो जाता है ना। क्या हो जाएगा, अरुण ग्रह हो जाता है, ठीक है। हम लोगों ने कहा कि जब आप देखिएगा यहाँ पे सूर्य की जो परिक्रमा ग्रह करता है, वो अधिकतर उसका डायरेक्शन आपको कैसे होता है, पश्चिम से पूरब की ओर, है ना, पश्चिम से पूरब की ओर होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो 2 ग्रह है, जिसका नाम है शुक्र और एक का नाम है अरुण, इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो परिक्रमण है, यह पूरब से पश्चिम की ओर होता है। याद रखिएगा, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा, पूरब से पश्चिम की ओर हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग 8 ग्रहों को 2 भागों में बांट के देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा जो 8 ग्रह है ना, ये 8 ग्रह है। 8 ग्रह को हम लोग 2 भागों में बांट के देख सकते हैं। एक होता है आंतरिक ग्रह, दूसरा हो जाएगा बाह्य ग्रह, है ना। अगर हम लोग आंतरिक ग्रह की बात करें, आंतरिक ग्रह की बात करें तो इसमें देखिए कौन कौन ग्रह आ जाता है। इसमें शुक्र हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा, शुक्र हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी हो जाता है और उसके बाद कौन हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, है ना। और इसका जो निर्माण है भारी पदार्थों के मिलने से होता है ना। यह भारी पदार्थ द्वारा निर्मित है, भारी पदार्थ द्वारा क्या हो जाता है, यह निर्मित है। याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। यहाँ पे 3 ग्रह है जिसको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। एक शुक्र हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा और मंगल हो जाता है। और ये जो ग्रह है यह भारी पदार्थों द्वारा निर्मित होता है। दूसरा ग्रह है जिसको हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, बाह्य ग्रह हो जाता है, ठीक है। बाह्य ग्रह में कौन कौन आएगा, तो बाह्य ग्रह में देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा बृहस्पति हो जाता है ना, बृहस्पति हो जाएगा, है ना, शनि हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण हो जाता है ना, अरुण हो जाएगा। और यह एक वरुण हो जाता है, यह बाह्य ग्रह में आ जाता है ना। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यह बाह्य ग्रह की बात करें, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाता है। और एक चीज़ और भी देखिए, यह हल्के, है ना, हल्के पदार्थ द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। हल्के पदार्थ द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है, ठीक है।
ये 8 ग्रह हो गए, जिसको हम लोग एक आंतरिक ग्रह बोलते हैं, दूसरा को वाह्य ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। अगर हम लोग इसमें देखें, एक और भी प्रश्न है जो पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा, सौर मंडल का, है ना, सौर मंडल का सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाता है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति होगा। याद रखिएगा, हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसके बाद हम सिर्फ ग्रह की अभी चर्चा कर रहे हैं, है ना, कोशिश करेंगे इसको करने का। सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपका बृहस्पति हो जाता है, और सौर मंडल का जो सबसे छोटा जो ग्रह है, छोटा ग्रह जो है ना, छोटा ग्रह हम लोग किसको कहते हैं, बुध को कहते हैं। छोटा ग्रह बुध को कहते हैं। ठीक है, छोटा ग्रह किसको कहते हैं, बुध को कहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आप मैप में भी देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, है ना, ये मुझे लगता है दिख रहा होगा, है ना, ये आपको दिख रहा होगा। हम लोग यहाँ पे ग्रहों को सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का जो विवरण है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये हमारा सन हो जाता है, ये है सूर्य, और सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग वहीं पढ़ेंगे। जैसे में अगर सूर्य से दूरी के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्रम में अगर देखेंगे तो सबसे पहले बुध हो जाएगा, बुध के बाद क्या हो जाता है, बुध शुक्र हो जाएगा, बुध शुक्र, और पृथ्वी हो जाएगा, पृथ्वी, मंगल बृहस्पति, शनि, है ना, अरुण हो जाएगा, और वरुण हो जाता है ना। आप देख रहे होंगे, बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, बुध शुक्र, है ना, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बृहस्पति हो जाता है ना, बृहस्पति, शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, और ये वरुण हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने 8 ग्रह को देखा। इसी 8 ग्रह को हम लोगों को पढ़ना है ना। इसी से सवाल पूछे जाते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा उससे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। 8th क्लास का है, SCERT बहुत अच्छा मटेरियल है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लें और क्या क्या हम लोग बाकी अभी रख दिए, है ना। तो अभी बच्चा घूमने गया था, तो सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। क्या कहता है कि गोल छत के नीचे कुर्सियों पर बैठ गए, है ना, और बैठने के बाद देखिए कहता है थोड़ी ही देर में उद्घोषणा की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है, अभी हम लोग सौर मंडल की सैर पर जाएंगे, है ना। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। देखिए ये हमारा एक गोला है। जैसे आप देखते होंगे एक मूवी आई थी आमिर खान का, क्या नाम था उसका, पीके, है ना। पीके में गोला के बारे में बोलता है, मतलब यह एक ग्रह के बारे में वो बात करता है ना। यही सब चीज़ इसमें जिक्र भी किया गया है। तारे टिमटिमाने लगे और गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या, ये तो रात हो गई। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौर मंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। क्या कह रहा है, सौर मंडल का मुखिया कौन, सूर्य, है ना। उस छोटे से बच्चे को अब समझ में आने लगा कि सौर मंडल का जो प्रधान है, जो मुखिया है, जो घर परिवार में जिस तरह मुखिया जो सबसे बड़े होते हैं, जिनसे सब कुछ क्रियान्वित होती है, सब कुछ सक्रिय होता है, सब कुछ एक्टिव होता है, उन्हीं से सब कुछ प्रारंभ होता है, शुरुआत होता है, उसी को हम लोग मुखिया कहते हैं। अभी इस बच्चे को ये समझ में आ गया कि सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो सूर्य हो जाता है ना। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा, कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषणा की आवाज़ गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है, यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्राय इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, है ना। आपके घर में देखते हैं माता पिता में जो ताकत, जो क्षमता होता है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रभाव अपने बच्चों पे पड़ता है। पेरेंट्स जो चाहेंगे अपने बच्चों के भविष्य का क्रिएटर बन सकते हैं और निर्माता बनते हैं, कुछ भी अपने बच्चों को बना देते हैं। उनका जो प्रकाश है हमेशा उन पे पड़ता रहता है। इसी तरह सौर परिवार का आप देखेंगे, बाकी सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है, वो तो सारा का सारा जो प्रकाश है, जो ऊष्मा है, वो सूर्य से ही वो लेते हैं। सूर्य उनका क्या हो जाता है, स्रोत हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग,
कहता है कि सभी सदस्य प्राय इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूरज की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है, इसी हम लोग सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूरज कई गुना बड़ा है ना, कई गुना बड़ा है। अगर हम सूरज को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी क्या है, एक राई के दाने के बराबर हो जाता है ना। जो ग्रह एकदम छोटा छोटा हो जाएगा। यहाँ ग्रहों से परिचय के अगर बारे में बात करें तो सूरज से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा है ना, गोला जो हम चर्चा कर रहे थे, जो आकार में सूरज से क्या छोटा है। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा कि पिताजी ये क्या चमकने लगा। इतने में कुछ और गोले उभरे और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, है ना, इन्हें ग्रह कहते हैं। देखिए इतना अच्छा तरीके से समझा के लिखा हुआ है ना। और कहता है कि इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता, ये सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उद्घोषक ने, यहाँ देखिए, उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूरज के सबसे निकट बुध ग्रह है, इसलिए उसमें अधिक चमक है। तीर का निशान एक लाल गोल की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया यह मंगल ग्रह है, लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, है ना। हम लोग बारी बारी से, जैसे हम लोगों ने कहा था कि जो ये ग्रह दिख रहा है आपको, जो सूरज का परिक्रमा कर रहा है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए कहता है कि सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों को घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, जो हम लोगों ने चर्चा भी किया था, पढ़ा भी था। तभी उद्घोषक हुई, सभी ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले को क्या किया, दिखाकर उन्हें बताया गया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह भी की संज्ञा दिया गया है। यह आपके लिए भी यही हो जाता है ना, क्या है, भी यही हो जाता है। प्लूटो को पहले ग्रह के तौर पे माना जाता था, लेकिन बाद में उसको ग्रह के कैटेगरी से निकाल करके उसको अब कहाँ शामिल किया गया, क्षुद्र ग्रह के रूप में उसको माना गया है। यहाँ पे आसमान में टिमटिमाते जो तारे हैं, है ना, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो भी हमारा कुछ ग्रह के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करके आगे की क्लास में पूरा डिटेल्स में हम लोग कराएंगे, जहाँ पे ग्रह के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। तो हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आसमान में तारे टिमटिमाने, है ना। यहाँ से हम लोग करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आपको भी बोर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बहुत बेहतर तरीके से, अगर हम लोग ACERT 6 से लेकर के 10+2 तक अगर ख़त्म कर दें तो ज्योग्राफी का एक मास्टर आप होंगे, है ना, ज्योग्राफी का मास्टर होंगे। और निश्चित तौर पे जब भी आप टीचर बनते हैं, इसका प्रभाव, इसका फ़ायदा आपके जीवन में और आपके विद्यार्थियों के जीवन में पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से हम लोग मिलते हैं आपसे, आसमान में टिमटिमाते तारे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।